हरिता जी, coming back to your experiences and life, तो when you were growing up as a student, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, ग्रो हो रहे थे, तो आपको बचपन से ही ड्रीम्स आते थे, और कैसे उन ड्रीम्स ने आपको हेल्प किया टू बी वेयर यू आर राइट नाउ? जी, वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी पर्सनल क्वेश्चन ऑल्सो। लेकिन हमारी तो जैसे एक दिन हमारा जीवन भी खुली किताब बन जाता है सभी को इंस्पायर करने के लिए, तो बिल्कुल सही दर्पण। ड्रीम्स तो मुझे अपने बचपन की कभी कभी सिर्फ कुछ ऐसे स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं जहाँ के सिर्फ ड्रीम्स ही ज़्यादा याद है। अच्छा। तो उससे मुझे पता चलता है, जब अब मैं सिंबॉलिकली उन ड्रीम्स को देखती हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि उस वक्त मेरी मानसिकता या मेरी इमोशनल स्थिति कैसी थी। तो हाँ, ड्रीम्स तो हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, और इतने ड्रीम्स आते थे कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सोने के लिए जाती थी तो ये माथे में जब फोकस जाता है ना, तो मुझे लगता था इस बाकी शरीर की ज़रूरत क्या है, मैं तो यहाँ हूँ। उस वक्त ये एक क्वेश्चनिंग जो होती थी ना, क्योंकि ये तो मुझे एक जागृति थी कि सपने तो हम यहाँ से ही देखते हैं। अच्छा, ये मुझे बचपन से? हाँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ से देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये अपने ऊपर जब काम किया तो एक काफ़ी रिविलेशन खुद के लिए जो हुआ, क्योंकि यूजुअली हम इसको थर्ड आई कहते हैं और इनर आई, जिससे हम अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने अंदर देखते हैं, अपने अंदर के जो अनकॉन्शियस या अपने जो कर्म, जो पूर्व कर्म हैं, उसको तो हम शुरू में तो इसी आँख से देखते हैं ना। इन आँखों से देखने की ट्रेनिंग मिलती है, बाद में वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, लेकिन यहाँ से शुरू होता है। और सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है ना हर इंसान के लिए, चाहे वो कहीं से भी आता हो, ड्रीम्स। किसी भी कल्चर से कोई व्यक्ति आ जाए, किसी भी रिलीजन से आ जाए, ड्रीम्स सबको आते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन्हें ड्रीम्स आते नहीं हैं, दिखते नहीं। बहुत लोगों को मैंने सुना है। वो एक अलग सवाल अच्छा, एक हो गया कि, क्योंकि मैं ये कहूँगी दर्पण कि उनको ड्रीम्स याद नहीं रहते। आते सबको हैं। कई बार लोग कहते हैं, हमारे क्लिनिक में भी लोग आते हैं और कहते हैं इस बात को कि नहीं, ड्रीम्स तो आते हैं पर याद नहीं रहते। अच्छा। यूजुअली वो कह देते हैं हमें ड्रीम्स नहीं आते, लेकिन जब आप प्रॉपरली क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रीम्स तो, क्योंकि ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है दर्पण हमारे माइंड का ना। जैसे आपने सुना होगा कि सिगमंड फ्रॉयड, इस प्रकार के आपने नाम भी सुने होंगे। काफ़ी उन्होंने भी ड्रीम्स के ऊपर एटलीस्ट आई विल से दे लेड अ गुड फाउंडेशन सेंचुरी बैक। तो उन्होंने वो किया। तो हम जब माइंड की स्टडी को भी अगर हम करना चाहते हैं, यू कैन नॉट, इन माई ओपिनियन, यू कैन नॉट डू इट विदाउट डिकोडिंग ड्रीम्स। I know it's important, I did not know. हाँ, ये जरूर है कि इतना ध्यान दिया नहीं गया है अब तक, पर 30 सालों से यूसीएम तो इसी फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन मैं जितना समझ पाई हूँ ड्रीम्स के, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में आई एम श्योर हम जब इसके बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करेंगे ड्रीम्स के, जी, जस्ट विद वन ड्रीम आपको किसी इंसान का पूरा माइंड सेट, मेंटल ब्लॉक्स, एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक छोटा बच्चा भी ना, जैसे मैंने कहा कि उसके साथ उसको कंक्रीटली नहीं पता कि क्या गलत हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है वो उस चीज़ को, लेकिन जब वो बच्चा सोता है तो जो उसको नहीं समझ में आया वो सपनों में सिंबल्स की फॉर्म में आता है। इसीलिए हम एक एडल्ट भी जो कह नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके ड्रीम सब कुछ कहते हैं। सो what I'm trying to establish here at this point is that जो dreams है ना, जो unprocessed information, unprocessed emotions जो हमारे हैं, they get revealed in our dreams. Harita ji, you are giving us so much of content for our upcoming podcast. I think इतना तो मेरा promise आपसे रहेगा कि हम बहुत जल्द बहुत बार मिलने वाले हैं, because these are very important and pertinent topics of this age, I feel. So coming back to how your experiences have been, जब भी कोई भी डिस्कशन हुई है अबाउट सेल्फ वर्क या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या ग्रोथ की, मैंने हमेशा
हर या तो वर्कशॉप में या बुक्स में या काफ़ी जगह ये सुना है कि लिबरेट होने के लिए अटैचमेंट और ईगो नहीं होना चाहिए। तो अटैचमेंट इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस। मतलब लोग अपनी फैमिली से अटैच होते हैं, अपने इमोशन से अटैच होते हैं, कुछ लोग तो अपनी गैजेट और कार से भी अटैच होते हैं, अपने प्रोफेशन से भी अटैच होते हैं। तो ये एक बहुत नेचुरल एस्पेक्ट मुझे लगता है। तो ये बाधा कैसे बन सकता है? और जैसे कि मैंने बताया कि इन योर लाइफ आप you had experienced success in your corporate life, people who would want to be at that level, and then there came a phase कि आप एकदम उससे detach होके you shifted gears. So how did you deal with ये this aspect of attachment? आपने उसके how did you work on this? तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपके अंदर का मॉन्क पूछ रहा है क्योंकि जैसे आपने देखा भी होगा, एक मॉन्क डिटैच होना चाहता है जी, है ना। तो मानो आप पूर्व जन्म में बहुत ही डिटैच हो गए थे, तो इस जीवन में आप दूसरे एक्सट्रीम पे जा सकते हैं जी, है ना। ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि या जहाँ पे आपको अटैचमेंट होगा, या लोग कहेंगे कि थोड़ा अटैचमेंट लाओ भाई, बिकॉज अटैचमेंट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जी, बिल्कुल, है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो आपको अटैच करना पड़ेगा ना उस चीज़ से। जी, अगर आप अटैच नहीं होंगे तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो एवरीथिंग इज़ गुड इन अ बैलेंस। ओके। हम ज़्यादातर डिटैचमेंट जो शब्द है ना, वो मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों ने ठीक से उसको समझा नहीं है, ओवर यूज़ किया है शायद। या यूँ कहें कि इंग्लिश में हम जब इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब हिंदी में अगर हम बोलें ना, तो आपने अपने दादाजी पापा जी को भी कई बार कहते हुए सुना होगा कि वो अटैचमेंट नहीं बोलते थे ना, हमें अपना धर्म निभाना है। राइट, पिता का धर्म, जी, बिल्कुल, माँ का धर्म, एक लीडर होने का धर्म। हम जब इस धर्म, ये भी अपने आप में काफ़ी मिसअंडरस्टूड वर्ड है, जी, लेकिन एक्चुअली हम जब ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, तो धर्म एक्चुअली इन्वॉल्व्स डिटैचमेंट ओके, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिटैचमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हम धर्म अगर हम डिफाइन करना चाहें, वो है धर्म। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल की तरह समझाएं, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ तो फिर मुझे अटैच भी होना पड़ेगा, बट आप कह रहे हैं डिटैचमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो जैसे आप इसको ऐसे मानिए, जैसे कि कोई एक फादर है, जी, तो उनका धर्म क्या है? अपने बच्चों को सही परवरिश, उनके लिए सही सेटअप टू प्रोटेक्ट देयर अब उसके लिए फैमिली। वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, वॉट एवर बेस्ट ही कैन डू फॉर हिज फैमिली। तो ये उनका धर्म हुआ। जी, अब मानिए बच्चे बड़े हो गए, जी, जी, अब बच्चों को आगे अपना जीवन अपने तरीके से बिताना है। बिल्कुल, तो अब यही व्यक्ति को अगर दुख हो रहा है, तो उसने जो भी अपना कार्य किया था वो धार्मिक वे में नहीं किया था, वो अटैचमेंट्स पे बेस्ड था। अटैचमेंट मीन्स व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ रिजल्ट, ओके, ओके। फ्रूट्स। सो मतलब एज अ फादर उन्होंने अगर कोई अपना धर्म निभाए विदाउट एक्सपेक्टिंग कि उनके बच्चे उनको लव बैक करेंगे, या जब वो ओल्ड एज में चले जाएंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, सो अगर वो एक्सपेक्टेशन ना हो, फ्रूट को अगर हम हटा दें। ओके, तो जो अब आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो अगर एक पिता ने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाए, इसलिए निभाए क्योंकि मैं अपने बच्चों के प्रति प्रेम करता हूँ, जी, मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ, आपके मन में जो आपका इंटेंशन था वो प्योर था, तो आपने ये सब किया, तो आपने धर्म निभाया। लेकिन अगर आपने ये सब इसलिए किया था कि तुम्हें बड़े होके मेरी बड़ा एक लाठी कहते हैं ना, जी, बुढ़ापे की लाठी। लाठी बनना है, तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, तुम्हें वही हमेशा करना है जो हम कहेंगे, तो आपने जो भी कुछ किया आपने वही सब। आप ऐसे देखिए, दर्पण काम एक ही कर रहे हैं। जी, जी, एक पिता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहा है, पैसे कमा के लाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, वगैरह वगैरह। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। इंटेंशन, ओके। इंटेंशन एक तरफ ये है कि मेरे बच्चे एक अच्छे इंसान बने, अपना जीवन अच्छी तरह से निभाए, दिस इज़ इट। और एक जगह इंटेंशन ये था कि मैं अपने लिए अपने भविष्य की तैयारी कर रहा हूँ कि ये मेरी सेवा करेंगे। तो आपने बच्चों के लिए ना करके एक्चुअली
आपका जो स्वयं खुद के का, लिए करें। हाँ, आपका जो निहित, जो उसमें एक फ्रूट का एक्सपेक्टेशन था ना, आपने उसके साथ किया, ये निकाल देंगे तो अटैचमेंट की इश्यू। सो धार्मिक वे में जो मैंने पहले पिता का एग्जाम्पल दिया ना, दैट्स ट्रू डिटैचमेंट एंड दैट नेवर विल लीड टू सफरिंग। सो सफरिंग का रीजन इज द अटैचमेंट विद रिजल्ट्स। यस, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, टू रिजल्ट्स ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। हरिता जी, आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, जैसे हाउ डिफ़िकल्ट और इजी वाज इट फॉर यू टू डिसाइड कि अब मुझे लगता है कि एक करियर के एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, नाउ यू नो इससे डिटैच होकर अब मुझे एक अलग लाइफ जीनी है। सो आप जब उस पड़ाव पे थे तो आपने इस लर्निंग को, डिटैचमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अप्लाई किया? सबसे पहले हमें ये समझना भी ज़रूरी है दर्पण कि हमारे लाइफ प्रोग्राम, हमें उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जी। मतलब मैंने, जैसे आपने मेरे जीवन के बारे में थोड़ा आपने रिसर्च करके जो समझा, पर हमें ये हम समझने लगे कि ये परफेक्ट लाइफ है, वो गलत धारणा है। ओके। अगर कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर बन के समाज सेवा करना चाहता है, दैट्स वेरी गुड। कोई इंसान अगर एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, क्यों इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है? आप लीडर बनना चाहते हैं जिससे आप अपने देश की सेवा कर पाएँ, तो वो भी धर्म है। अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ताकि आपके पास इतने पैसे, अच्छे बिजनेस द्वारा आपने अच्छा कुछ काम किया और अच्छे एक ऑनेस्ट मनी जिसको हम कहते हैं, और आपका इंटेंशन ये है कि इसके द्वारा मैं बहुत सारे स्कूल्स खोल पाऊँ, गरीब बच्चे जहाँ के पढ़ सकें या अमीर भी जी। मतलब क्वालिटी एजुकेशन है ना। Okay. इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन दर्पण। हमारे, आप जो भी काम करते हो, कोई भी आप करियर चूज़ करो, अगर आपका पवित्र इंटेंशन है ना, तो आप धर्म की ही राह पर हो, आप स्पिरिचुअल ही हो, आप आध्यात्मिक ही हो। हालांकि मेरे जीवन का प्रोग्राम अलग था, मैंने इसीलिए इसको डिमार्केट किया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग है, यही करना है, ऐसा नहीं है। ये मेरे जीवन का प्रोग्राम है जिसकी एक साइंस, हमारे यहाँ जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो साइंस की भी बात करते हैं। तो बचपन में जो मुझे ड्रीम्स आ रहे थे, जो मुझे साइंस मिल रहे थे, और उस प्रोग्राम के कारण जिस तरह की परवरिश भी हो रही थी, जैसे जिस तरह के व्यक्ति से मेरी शादी भी हुई, तो ये एक लाइफ प्रोग्राम का हिस्सा है जी। तो मैं इसमें ये कहूँगी कि जब आप, द मोर क्लियर यू आर अबाउट योर लाइफ प्रोग्राम, ईजियर इट इज़ फॉर यू टू अडेप्ट एंड बी डिटैच्ड ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग योर एक्टिविटीज़। तो जब मैं जॉब में थी और जो भी मेरा वर्क था, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने बारे में और जानना है, तो मेरे लिए मनी वॉज नॉट अ फैक्टर। सो इंटेंशन, बिकॉज इंटेंशन वॉज टू नो माई सेल्फ। ओके। जब मैं अपने आप को जानने लगी तो इंटेंशन, मतलब यू नो, आप जितना अपने ऊपर काम करते हो, आपको अपना लाइफ प्रोग्राम उतना क्लियर नज़र आता है। अच्छा। अपने ऊपर काम करना मतलब स्वयं को समझना जी, अपने इमोशंस को समझना, भावनाओं को, अपने विचारों को समझना, उससे आपको पता चलता है कि आपका लाइफ प्रोग्राम क्या है या आप उसको कैसे बनाना चाहते हैं। जी। अपने इंटेंशन पे हमें ध्यान देना है। तो मेरा इंटेंशन, जैसे बचपन से मुझे लगता था कि मैं समाज की सेवा कर पाऊँ, अब ये मुझे नहीं पता था कि कैसे। तो जब मैं जॉब करती थी तो उसमें भी सेवा निहित है। आप जो भी काम करते हो, किसी ना किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके जो भी एक्शंस हैं उसका रिजल्ट्स आते ही है ना वर्ल्ड ऑफ मैटर में। तो आप सेवा में तो हमेशा हो। लेकिन मेरे मन में ऐसा भाव था कि लोग जो दुखी रहते हैं, जो इमोशनली दुखी रहते हैं, या कपल्स में प्रॉब्लम होती हैं, या डिप्रेशन लोगों को हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं इस लेवल पे सेवा कर पाऊँ कि मैं लोगों को समझा पाऊँ कि सुखी कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है आध्यात्म के द्वारा। तो वो मेरा लाइफ प्रोग्राम था। जब मुझे उसको, लेकिन मैंने पुश नहीं किया, धीरे धीरे यू हैव टू बी रेडी, और दैट टाइम हैज़ टू कम इन योर लाइफ ऑल्सो। और वो तभी आएगा जब आपका इंटेंशन, कहते हैं ना अर्जुन की आँख, एकाग्रता होनी चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ अपने जीवन से जी। तो मेरे जीवन में भी इसलिए ऐसा ही घटित हुआ। एक मोमेंट ऐसा आया, क्योंकि मैं बहुत सिंपल हूँ,
तो मुझे एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगता था कि मेरे अकाउंट में पैसे भी आते हैं, लेकिन आई वॉज नॉट इवन स्पेंडिंग 1 रुपी. माई हस्बैंड वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ क्या काम. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट हस्बैंड जिन्होंने मेरा साथ दिया. मैंने उनसे कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन का लक्ष्य है क्या, मेरा लाइफ प्रोग्राम क्या है. मुझे भी नहीं पता था क्लियरली. और मैंने उसके लिए थोड़ा सा सबैटिकल, उस टाइम पे सबैटिकल लिया. मैंने योगा सीखा, विपश्यना मेडिटेशन की. और जब ये सब मैं करने लगी तो मैंने देखा कि धीरे धीरे द्वार खुद खुलने लगे. मैंने पास्ट लाइफ्स को भी समझने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा. डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से ट्रेनिंग ली. कुछ टाइम तक मैंने वो भी प्रैक्टिस किया. और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि काया क्रिश्चियन, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स हैं, जब मैं उनसे मिली तब मुझे लगा कि मैं उनको पहले से जानती हूँ. तो आपका एक इंट्यूशन, एक अंतरात्मा से भी वो आपको क्लैरिटी मिलती है एक दिन कि हाँ ये बात है जिस पे मुझे चलना है. और जब आप उस पे चलते हो तो आपको एहसास होता है कि मैं घर की ओर जा रहा हूँ. जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई फील एट होम, आई फील आई एम गोइंग होम. सो वो फीलिंग्स मुझे आ रही थी उनसे मिलने के बाद. जो वो सिम्बॉलिकली जब हम अपने पास्ट लाइफ्स को डिकोड कर रहे थे, ड्रीम्स को वो मुझे समझा रहे थे. मेरे जीवन जो हमारा पूरा जीवन है उसको हम डिकोड कर सकते हैं. तो जब मेरे लिए वो कर रहे थे तो मुझे उतना ही लगता था आई एम होम, यू नो, इट्स होम. एंड आई थिंक हर एक इंसान के जीवन में, चाहे वो उसका जीवन का प्रोग्राम चाहे मेरे जैसा हो, या डॉक्टर बनना हो, या इंजीनियर बनना हो, या कुछ भी, या यूट्यूबर बनना हो, लेकिन जब वो उस स्थिति में आएगा, जब वो करेगा ना, उसको एट होम फील होगा, प्रसन्नता फील होगी. बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि कैसे मैं इसके द्वारा अमीर बन जाऊँ, नंबर 1 बन जाऊँ. वहाँ से दर्पण, आपने जो कहीं एक ईगो का भी आपने सवाल उठाया था, वहाँ से हमें पता चलता है कि मेरी ईगो मुझे ड्राइव कर रही है या ये सचमुच मेरा लाइफ प्रोग्राम है. Okay, this is really amazing. Thank you Harita ji for sharing your experiences और आपने कैसे उन सिचुएशन से डील किया by applying your knowledge and also showing open mindedness. मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक जीवन से इतना कुछ सीखने को है. As a listener, I am sure even other viewers will also feel that. और सवाल तो इतने आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये डिस्कशन चलती रहे, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट टाइम ऑल्सो. बट जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है, वादा लिया है, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स टू डिस्कस. लॉ ऑफ रेजोनेंस, मेमोरीज, ड्रीम इंटेलिजेंस, एंड ऑल्सो अबाउट योर लाइफ, हाउ यू इवॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस नॉलेज. इस नॉलेज के थ्रू आप कैसे आगे बढ़े अपने आध्यात्मिक पथ पर, आप कैसे इवॉल्व हुए, एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कपल एस्पेक्ट. सो ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं जो मुझे अभी आ रहे हैं जहन में. बट अगर इफ़ यू आर ओके, आपकी परमिशन हो, तो वी वुड लव टू मीट यू अगेन एंड डिस्कस दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कलेक्टिव, फॉर आवर व्यूअर्स. बिल्कुल दर्पण, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हरिता जी फॉर योर टाइम. थैंक यू.